नमस्कार दोस्तों, अभिनव क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। पिछली क्लास में अपन ने अध्ययन किया था 1857 की क्रांति के परिणाम और 1857 की क्रांति के बारे में कुछ कथनों की बात कही थी कि कौन से व्यक्ति ने 1857 की क्रांति को क्या बताया है, जिसमें अपन ने कुछ नाम देखे थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम अपन ने वीडी सावरकर का नाम पढ़ा था कि वीडी सावरकर अठारह की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहता है। और पुस्तक का नाम बताया था, बीडी सावरकर की पुस्तक का नाम था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और यही पुस्तक थी जिसमें बीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अब अपन आज आगे बढ़ेंगे और आगे अपन अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देखेंगे। अब तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे, देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। स्थापना कहां होगी, स्थान देखते हैं। देखिए स्थान होगा गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, बंबई। अट्ठाईस दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में कांग्रेस की स्थापना हुई। या फिर आप यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ। तो देखिए कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहां होगा। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में इसका पहला अधिवेशन हुआ। और प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्य 72, यानी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया, 72 सदस्यों ने भाग लिए। दूसरा, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष होंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले अध्यक्ष होंगे कांग्रेस के WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस के प्रथम सचिव
ए ओ यूम। कांग्रेस के प्रथम सचिव होंगे ए ओ यूम, एलन ऑक्टेवियन यूम। तो कांग्रेस के सचिव तो हो जाएंगे ए ओ यूम और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष होंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और यह भी ध्यान में रखेंगे कि कांग्रेस का जनक भी कौन होगा, ए ओ यूम ही कांग्रेस का जनक, कांग्रेस का पिता भी होगा। अब आगे बात करते हैं, देखिए कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ। कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह है। कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होगा मित्रों लोगों का समूह है। और यह कांग्रेस शब्द जो है ये उत्तरी अमेरिका से लिया गया। कांग्रेस शब्द जो है वो उत्तरी अमेरिका से लिया गया है और कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह है। दूसरा, तो फिर कांग्रेस का पूर्व नाम क्या था? देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभ में नाम क्या था? क्योंकि कांग्रेस तो बाद में नाम रखा गया इसका, पहले इसका नाम क्या था? तो पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। कांग्रेस का पूर्व नाम है भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन। तो कांग्रेस का पूर्व नाम हो गया भारतीय राष्ट्रीय संघ, से कहेंगे आप इंडियन नेशनल यूनियन। अब इस भारतीय राष्ट्रीय संघ को कांग्रेस नाम किसने दिया? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ को कांग्रेस नाम देने वाला जो होगा वो होगा आपका दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ को कांग्रेस नाम दिया। और यह पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं कि दादा भाई नौरोजी जो भारत के वयोवृद्ध पुरुष कहलाते हैं और दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वो धन निष्कासन का सिद्धांत था और दादा भाई नौरोजी भारत के वयोवृद्ध पुरुष भी कहलाएंगे। और इनकी पुस्तक थी द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और दोस्तों ये भी ध्यान में रखेंगे दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की है। तो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की। केवल 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की गई है। तो अब आगे बात यह है कि कांग्रेस की कोई पूर्वगामी संस्था भी थी क्या? तो देखते हैं। कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था, तो कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था होगी द इंडियन एसोसिएशन
कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था का नाम होगा द इंडियन एसोसिएशन, और इस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 26 जुलाई 1876 ईस्वी को द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष के द्वारा कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई, जो कि कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था मानी जाती है। अब बात आती है कि कांग्रेस के बारे में किस व्यक्ति ने कौन से खतन कहे हैं। तो कांग्रेस के बारे में खतन है, सर्वप्रथम देखिए अपन बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय लॉर्ड डफरिन। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय लॉर्ड डफरिन था, और इस डफरिन ने कांग्रेस के बारे में जो बात कही वो देखिए क्या है। तो डफरिन का खतन है कांग्रेस के संबंध में कि कांग्रेस अल्पसंख्यक सदस्यों का संगठन है, जिसकी संख्या सूक्ष्म है। तो डफरिन कहता है कि कांग्रेस अल्पसंख्यक सदस्यों का एक संगठन है और इनकी संख्या सूक्ष्म यानी बहुत कम है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के बारे में कहा, देखिए लॉर्ड कर्जन जो कि बंगाल विभाजन के समय 1905 में भारत के वाइसराय थे, तो लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए कांग्रेस की शांतिपूर्ण मृत्यु में अपना सहयोग दूं। और कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज कहा है। कर्जन ने यह भी कहा कि कांग्रेस एक गंदी और बदनाम चीज है। तो देखिए दो व्यक्ति हो गए हैं, लॉर्ड डफरिन जो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वाइसराय थे,
तो लॉर्ड डफरिन ने तो कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस उस अल्पसंख्यक समुदाय या अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। और लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा है या कांग्रेस अपनी मृत्यु के द्वार पर खड़ा है, और मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए कांग्रेस की शांतिपूर्ण मृत्यु में उसका सहयोग दूं। दूसरा, कर्जन ने कांग्रेस को बदनाम और गंदी चीज भी कहा है। अब आगे देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा है कि अगर हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राए तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो तिलक ने कहा कि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा है कि कांग्रेस शिक्षित भारतीयों का तीन दिनों का तमाशा है। अश्विनी कुमार ने कहा कि कांग्रेस शिक्षित भारतीयों का 3 दिनों का एक तमाशा मात्र है, जबकि लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस सम्मेलन शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला है। तो इन कथनों के द्वारा कांग्रेस की आलोचना भी की गई। अब बात करते हैं, देखिए आगे वाला जो चरण होगा, यह तो थी कांग्रेस की स्थापना। अब आगे अपन बात करेंगे बंगाल विभाजन। 1905। देखिए, बंगाल विभाजन के समय सबसे पहले तो बात करेंगे भारत के वाइसराय। तो बंगाल विभाजन के समय भारत के वाइसराय तो थे लॉर्ड कर्जन। और देखिए बंगाल विभाजन का कारण क्या था। बढ़ती हुई राष्ट्रीयता को कुचलने के लिए
20 जुलाई 1905 को कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। तो देखिए दोस्तों, बंगाल विभाजन, बंग भंग 1905। तो सबसे पहली तो बात है कि बंगाल विभाजन के समय भारत के वाइसराय कोड थे। तो बंगाल विभाजन के समय भारत के वाइसराय होंगे लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन का कारण क्या था? तो देखिए, बंगाल विभाजन का कारण था भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता, और बंगाल में राष्ट्रीयता जबरदस्त तरीके से ग्रोथ कर रही थी। तो बढ़ती हुई राष्ट्रीयता को कुचलने के लिए 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। अर्थात बंगाल के दो टुकड़े कर दिए गए। बंगाल को दो भागों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। दो भागों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो क्षेत्र होगा वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, और पश्चिम बंगाल हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होगा। दो भागों में इसको विभाजित किया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य यानी मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, जबकि पश्चिम बंगाल हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था जिसमें हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। तो 16 अक्टूबर को यह प्रभावी हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर समस्त बंगाल में राखी दिवस मनाया गया और एक दूसरा शोक दिवस भी मनाया गया। देखिए, 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस रखा गया तथा रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर राखी दिवस मनाया। इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगला भाषा में आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो आगे चलकर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। 1971 में
ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो आपका पूर्वी बंगाल था वो ही वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से एक नया राष्ट्र जो 1971 में बना था, इसका राष्ट्रीय गीत जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित आमार सोनार बांग्ला है। 1906 ईस्वी में एक कमेटी का गठन किया गया था, अरुणडेल कमेटी। 1906 ईस्वी में अरुणडेल कमेटी का गठन हुआ और इस अरुणडेल कमेटी ने यह सिफारिश दी कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अरुणडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की सिफारिश दी गई थी। और 1911 ईस्वी में जब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का दिल्ली दरबार हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 1911 ईस्वी में। और कौन सी कमेटी की सिफारिश पर किया गया? अरुणडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। अब दोस्तों आगे अपन बात करेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। और मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत के वाइसराय होंगे लॉर्ड मिंटो। तो देखिए दोस्तों 1906 ईस्वी में सलीम उल्लाह खां और आगा खां, सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और आगा खां को मुस्लिम लीग का आजीवन अध्यक्ष बनाया गया। मुस्लिम लीग का आजीवन अध्यक्ष बनाया गया आगा खां को। तो देखिए 1906 ईस्वी में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और मुस्लिम लीग का आजीवन अध्यक्ष बनाया गया आगा खां को। अब इससे आगे अपन बात करेंगे सूरत कांग्रेस अधिवेशन। और सूरत कांग्रेस अधिवेशन 1960। ईस्वी में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और यह कांग्रेस का 23वां वार्षिक अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस। सूरत कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1907 ईस्वी में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई। और इस अधिवेशन की विशेषता यह थी कि कांग्रेस
दो भागों में विभाजित हो गई। नरम दल और गरम दल, उग्रपंथी, नरमपंथी, मॉडरेट, अनमॉडरेट। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कांग्रेस का यह पहला विभाजन था और कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई और कांग्रेस दो भागों में, नरम दल और गरम दल, इसमें विभाजित हुई। और गरम दल के प्रमुख जो नेता रहेंगे वो रहेंगे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो ध्यान रखेंगे, गरम दल के प्रमुख नेताओं में तीन व्यक्तियों के मुख्यतः नाम लिए जाते हैं, लाल बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। और इनमें से भी देखिए, बाल गंगाधर तिलक जो कि भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी थे। बाल गंगाधर तिलक भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी थे और बाल गंगाधर तिलक जिसने दो समाचार पत्र मराठा और केसरी, मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी भाषा में छपते थे। तो दो समाचार पत्र थे बाल गंगाधर तिलक के, मराठा और केसरी। और मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में था। 1897 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के एक बड़खाऊ लेख को पढ़कर चापेकर बंधुओं के द्वारा, विनायक हरि चापेकर और दामोदर हरि चापेकर के द्वारा पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड और उसके सहयोगी आयरेस्ट की हत्या कर दी गई थी। देखिए, बाल गंगाधर तिलक के बड़खाऊ लेख से भड़ककर चापेकर बंधु, चापेकर बंधु, विनायक हरि चापेकर और दामोदर हरि चापेकर, इन दोनों ने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड और उसका सहयोगी था आयरेस्ट, इन दोनों की हत्या कर दी। यह भारत में अंग्रेजों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। और ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिनको पत्रकारिता के कारण जेल जाना पड़ा और इन्हें 6 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया था और मांडले जेल ब्रह्मा में रखा। और बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम था गीता रहस्य।
यह पुस्तक भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। बाल गंगाधर तिलक प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य शब्द को नारे के रूप में काम में लिया। ध्यान रखेंगे दोस्तों, स्वराज्य शब्द जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वराज्य शब्द स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। इनका नारा था या इन्होंने कहा था कि विदेशी राज चाहे कितना ही अच्छा हो, वो स्वराज्य से कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। जबकि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य शब्द को नारे के रूप में काम में लिया और तिलक जी ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो स्वराज्य शब्द जिस व्यक्ति के द्वारा दिया गया वो तो होगा दयानंद सरस्वती, और नारे के रूप में अगर किसी ने काम में लिया है तो वो था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। भारत का बेताज बादशाह कहेंगे और इन्हें लोकमान्य कहेंगे। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। देखिए, इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। तो एक व्यक्ति के रूप में, अगर व्यक्ति की पर्सनली बात करें कि एक व्यक्ति के रूप में किसे भारतीय अशांति का जनक कहेंगे, तो एक व्यक्ति के रूप में भारतीय अशांति के जनक होंगे बाल गंगाधर तिलक। जबकि एक संगठन के रूप में, संगठन के रूप में भारतीय अशांति का जनक आर्य समाज को कहा जाता है। संगठन की बात आ जाए कि कौन सा संगठन भारतीय अशांति का जनक कहलाता है, तो संगठन के रूप में तो भारतीय अशांति का जनक आर्य समाज होगा, जबकि एक व्यक्ति के रूप में भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक होगा। तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, और कहां होगी? बंबई में। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। 1878 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। जबकि मदर ऑफ भारतीय रेवोल्यूशन, भारतीय क्रांति की माता मैडम बीकाजी कामा रुस्तम थी। फादर ऑफ इंडियन मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसको कहेंगे? मैडम बीकाजी कामा रुस्तम को कहेंगे। तो देखिए, यह था अपना सूरत कांग्रेस अधिवेशन 1907।
सूरत कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता तो की थी रास बिहारी बोस के द्वारा, और इस अधिवेशन में कांग्रेस में फूट हुई और यह कांग्रेस का पहला विभाजन था और कांग्रेस दो भागों में, नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। और गरम दल के प्रमुख तीन नेताओं की बात की अपन ने, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। तो यह कांग्रेस का विभाजन था, सूरत कांग्रेस अधिवेशन। आगे चलकर फिर 1916 ईस्वी में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होगा और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में एनी बेसेंट के प्रयासों से नरम दल और गरम दल में एक बार पुनः एकता स्थापित होगी। अर्थात जो 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस पुनः एक हो जाएगी। तो अगला अपन बात करेंगे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। उन्नीस सौ 9। हाँ जी, अगली जो बात होगी वो होगी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। क्या है इसमें देखिए, मार्ले तो होंगे भारत सचिव और मिंटो होंगे भारत के वाइस राय। इसे कहेंगे आप मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियमों में देखिए मुख्यतः क्या बात थी। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियमों में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई। मतलब यह हुआ कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर मुस्लिम प्रतिनिधि ही चुनाव लड़ेगा। अब इसमें तो तय था कि मुसलमान के सामने मुसलमान, यानी एक मुसलमान का जीतना तय था। और यह कहा जाता है कि इसी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत भारत विभाजन के बीज बो दिए गए। कहने का तात्पर्य यह हुआ, अगर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियमों के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली ना दी गई होती तो शायद आगे चलकर मुसलमान एक अलग राष्ट्र की मांग नहीं करते। मार्ले ने मिंटो को पत्र लिखते हुए कहा था कि हम नागदंत बोने जा रहे हैं, जिसकी फसल अत्यंत कड़वी होगी। तो यह था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियमों में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई और इसी अधिनियम में भारत विभाजन के बीज बो दिए गए। और मार्ले ने मिंटो को पत्र लिखकर कहा था कि हम नागदंत बोने जा रहे हैं, जिसकी फसल अत्यंत कड़वी होगी। तो
अगले क्लास में अपन अध्ययन करेंगे रॉलेट एक्ट और मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। धन्यवाद, नमस्कार।